जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। देखो 12 जनवरी फेमस क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस मनाया जाता है और इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस रिगार्डिंग कुछ एडिटोरियल आपको मिल जाएगा एडिटोरियल सेक्शन में। याद रख लेना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है और वनडे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चूँकि एक प्रोग्रेस हुआ। मैंने आपको कहा था कि किसानों को लेकर के डिस्प्यूट लगातार चल रहा है और उसमें जब कोई ड्रास्टिक प्रोग्रेस होगा तब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का न्यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सरकार और किसानों के बीच जो डिबेट चल रहा है, जो वार्ता चल रही है, तो सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार इतनी दौर की वार्ता कर चुकी है किसानों के साथ, फिर भी उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो बिल लाया है 3 बिल, उस 3 बिल को फिलहाल होल्ड कीजिए। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बिल को वापस लेने की बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल जो है फिलहाल आप होल्ड कर दीजिए और उसके बाद एक कमेटी बनाया जाए और वो कमेटी किसानों से बातचीत करे, उसके एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझे और उसके बाद सरकार को सजेशन दे और उस सजेशन के अकॉर्डिंग सरकार को क्या करना है वो सरकार डिसाइड करे। राइट। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इसको होल्ड कीजिए और एक जो है समिति बनेगी, भारत के पूर्व न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति बनेगी जो किसानों से बातचीत करेगी और उससे के बातचीत से जो रिजल्ट निकलेगा उसको सरकार को सजेस्ट करने का काम करेगी। राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको निश्चित तौर पे पूरा पढ़ें आप। अब देखो ये जो परंपरा है बजट की छपाई की परंपरा इस बार नहीं होगी। थोड़ी सी आपको जानकारी होना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। बजट से पहले क्या होता है कि हलवा वगैरह का निर्माण होता है, जो कि इस बार हलवा वगैरह का निर्माण नहीं होगा, उसी के रिगार्डिंग दिया हुआ। तो काफ़ी पुरानी परंपरा है ये। अब देखो सेकेंड पेज पे न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नेशनल कैपिटल का न्यूज़ होता है। थर्ड पेज पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नॉर्मली होता है, थर्ड पेज पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी एक बार देख सकते हैं कि हर राज्य में होंगे आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान, इसकी बात चल रही है। पराली योजना को लेकर के कि पराली जलाने से रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो दिल्ली एयर पोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानकारी होना चाहिए, जीएस पेपर 3 में काफ़ी आपको काम दे सकता है। राइट। तो दिल्ली एयर पोल्यूशन जो है काफ़ी कह सकते हो अभी के समय में दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन होता है और उस पोल्यूशन का बेसिक क्या रीजन है, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपको ये चीज़ें जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार देख सकते हैं। विरासत संरक्षण समिति ने दी संसद भवन के निर्माण की मंजूरी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पेज पे मुझे दिख नहीं रहा है। अब देखो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी एनआरसी, ममता बनर्जी का कहना है। पॉलिटिकल न्यूज़ है एक रैली में दिया हुआ स्पीच है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि सॉरी कि एनआरसी टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआरसी टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनआरसी के एग्जैक्ट प्रोविजन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राइट। और ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनआरसी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब इसको देख सकते हैं कि दुनिया कर रही है भारत के कोरोना वैक्सीन का इंतजार, कौन कौन सी कंपनी ने कितना डोज का ऑर्डर किया भारत की कंपनी को, उसके बारे में दिया हुआ। तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है बिहू के बारे में। तो बिहू जो है असम का एक फेस्टिवल है। राइट।
अब देखो बर्ड फ्लू को लेकर के जो है केरल में काफ़ी अभी चल रही है, बर्ड फ्लू चल रही है, कई राज्यों में बर्ड फ्लू का जो है कह सकते हो अभी प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार हड़बड़ी नहीं फैलाए बर्ड फ्लू को लेकर के, राइट। तो ये उसके बारे में दिया हुआ, आप इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखो ये जो धरने पे सीएम है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। भारत में फिलहाल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। 3 में अभी 2 में हैं, एक में हो सकता है कुछ दिन के बाद बनेगा। तो पहला है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरा है पुदुचेरी। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो तीनों में जो है, जम्मू कश्मीर में तो अभी नहीं बना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन किया जाएगा और वहाँ भी मुख्यमंत्री होगा। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, राइट। तो कई बार आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ धरना दिया है। तो उसी तरह का धरना जो है यहाँ पे राज्यपाल के खिलाफ जो है ये दिया जा रहा है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कांग्रेस शासित है, मतलब कांग्रेस के ये मुख्यमंत्री हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको 2-3 चीज़ें आपको समझना होगा। एक तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वहाँ पे राज्यपाल की अलग भूमिका होती है और वहाँ पे उपराज्यपाल की अलग भूमिका होती है और वहाँ के मुख्यमंत्री की अलग भूमिका होती है, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है। तो वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री को लिमिटेड भूमिका दिया हुआ, अधिक भूमिका जो है वहाँ पे उपराज्यपाल को दिया गया। तो एक तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और दूसरा आपको जानकारी होना चाहिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंध जो है हमेशा चर्चा में रहता है और ख़ास करके सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है वो झलकता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो डिस्प्यूट है वो झलकता है। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, आपको पढ़ लेना। केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और केंद्र राज्य संबंध को किस तरह से राज्यपाल प्रभावित करता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो लोगों के हाथ में पहुंचाना होगा पैसा, इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये देखो ये जो राइटर हैं भरत झुनझुनवाला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखते हैं और अच्छा इनका एडिटोरियल होता है। तो लोगों के हाथों में पहुँचाना होगा पैसा, इसको कहा गया हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से जिस तरह से पैसा नीचे फेंका जाता है, राइट, हेलीकॉप्टर से अगर नीचे पैसा फेंकोगे लोगों को पैसा मिलेगा। तो उसी तरह से कहा जाता है जब किसी देश में मंदी की कंडीशन हो तो जिस तरह से हेलीकॉप्टर से नीचे पैसा लुटाया जाता है, उसी तरह से आप अपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को लोन दीजिए, अधिक से अधिक कंपनी को लोन दीजिए, ताकि जो है लोगों के पास पैसा पहुंचे। पैसा पहुंचेगा तो क्या होगा, पैसा पहुंचेगा तो लोगों में मांग क्रिएट होगा, ठीक है। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो जॉन मिनार्ड किन्स का स्टेटमेंट याद रख लेना। जॉन मिनार्ड किन्स ने बोला था 1929-30 में जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक मंदी आया था कोरोना से पहले। तो 1929-30 में उन्होंने बोला था जॉन मिनार्ड किन्स ने कि जब भी किसी भी देश में रिसेशन हो, किसी भी देश में मंदी हो, तो हमें मांग बढ़ाना होगा, डिमांड क्रिएट करना होगा। और डिमांड क्रिएट कैसे होगा, डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें लोगों को रुपए देना होगा। तो सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर रिसेशन की कंडीशन हो, अगर मंदी की कंडीशन हो, सरकार को अधिक से अधिक लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि मांग क्रिएट हो। और अब देखो मांग क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये जो एडिटोरियल है इस पूरा एडिटोरियल का क्रक्स ही है कि मांग क्रिएट कैसे होगा, राइट। अब देखो मांग क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, मांग क्रिएट होगा जैसे मान लो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो है पीपीई किट हमारे देश नहीं बनाता था, लेकिन पीपीई किट का अचानक मांग बढ़ा। हमारे देश में मास्क जो है सफिशिएंट मास्क नहीं था, हमारे देश में सैनिटाइजर सफिशिएंट नहीं था। तो इसका जो मांग क्रिएट हुआ, तो मांग क्रिएट हुआ तो क्या हुआ कि लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया पीपीई किट में। और भारत विश्व में सबसे अधिक, चाइना के बाद विश्व में सबसे अधिक पीपीई किट का निर्माण कुछ ही दिन में करने लगा था। विद इन 1 या 2 महीने के अंदर भारत विश्व में सबसे बड़ा पीपीई किट का निर्माता बन गया था आफ्टर चाइना, राइट। तो मांग क्रिएट होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, लोग निवेश करेंगे।
निवेश अगर होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, और अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा। अधिक से अधिक रोजगार होगा तो लोगों के पास इनकम अधिक से अधिक होगा। इनकम अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा, सेविंग लोगों के पास अधिक से अधिक होगा, बचत अधिक से अधिक होगा। और बचत अधिक से अधिक होगा तो लोग क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करेंगे। तो इसी को कहा गया इकोनॉमिक साइकिल। हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो मूव करेगा, राइट। हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो मूव करेगा, और इस मूव करने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्टर है मांग क्रिएट करना होगा। तो अब देखो भरत झुनझुनवाला का यहाँ पे जो है सरकार को कुछ सजेशन है। सजेशन है कि बजट में जो है आप कुछ प्रोविज़न कीजिए, राइट। अब देखो बजट क्या होता है, बजट जो हमेशा होता है एक टारगेट बेसिस होता है। बजट जो है एग्जैक्ट नहीं होता, टारगेट बेसिस होता है कि हम ये टारगेट लेकर चलते हैं, हमको ये काम करना है, हम ये टारगेट लेकर चलते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली पता होता है कि उस वर्ष सरकार ने क्या किया। जैसे मान लो सरकार अभी 21-22 का बजट लेके आएगी फरवरी में, तो 21-22 में क्या होगा, सरकार एक टारगेट लेके चलेगी, उसी को बजट कहा गया। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है, कि पिछले साल सरकार ने क्या किया। तो राइटर का कहना है, भरत झुनझुनवाला का कहना है कि सरकार 2019-20 में केंद्र सरकार को कॉरपोरेशन टैक्स से 3.1 लाख करोड़ का राजस्व मिला है। इसे बढ़ा करके सरकार को 4 लाख करोड़ का टारगेट करना चाहिए, यानी कॉरपोरेशन टैक्स को सरकार को इंक्रीज करना चाहिए, राइट। अब देखो सर, दूसरा इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत आय कर जो है 2019-20 में 2.8 लाख करोड़ है, जिसे बढ़ा करके 4 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यानी व्यक्तिगत कर जो है वो भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में काफ़ी लोगों का पैसा खर्च हुआ, सरकार का काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तो उस पैसा के कहीं ना कहीं से तो रिकवरी करनी होगी। और वो रिकवरी जो है आप कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाइए, आप जो है व्यक्तिगत कर भी बढ़ाइए। तीसरा इनका कहना है कि जीएसटी में राहत दीजिए। जीएसटी चूंकि आम लोगों के जेब से पैसा खर्च होता है, राइट, तो जीएसटी में राहत दीजिए। जीएसटी से 6.1 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था पिछले वर्ष 2019-20 में। इस वर्ष सरकार इसका कहना है राइटर का कि 4 लाख करोड़ का आप लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि 4 लाख करोड़ जो है हमें जीएसटी से प्राप्त करना है। यानी जीएसटी कलेक्शन कम होगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि आम लोगों को आप राहत दीजिए, राइट। और आम लोगों को राहत दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आम लोग अधिक से अधिक खरीदारी करेंगे। जीएसटी कम होगा, आम लोग खरीदारी करेंगे, आम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। और निवेश बढ़ेगा तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इकोनॉमिक साइकिल मूव होगा, राइट। अब देखो 2019-20 में आयात कर जो है 60,000 करोड़ मिला था, जिसे बढ़ा करके 2 लाख करोड़ किया जाए। आयात कर क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी। हम कोई सामान मान लो विदेश से मंगाते हैं, उस विदेश से सामान अगर मंगाते हैं तो उस सामान पे जितना हम टैक्स लगाते हैं उसी को कहा जाता है आयात कर। और आयात कर पिछले वर्ष हमें 60,000 करोड़ मिला था, इस वर्ष हम उसको बढ़ा करके 2 लाख करोड़ करने का टारगेट कर रहे हैं। तो आयात कर बढ़ाने का मतलब ये है कि हम आयात को जो है कम करना चाहते हैं, राइट। हम आयात को कम करना चाहते हैं, हम विदेश से कम सामान मंगाना चाहते हैं, ये इसका मूल मकसद होता है। हम विदेशी मुद्रा भंडार जो सबसे अधिक भारत का खर्चा होता है उसको कम करना चाहते हैं। अब देखो रक्षा बजट को 4 लाख करोड़ से बढ़ा करके 7 लाख करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि रक्षा में देख रहे हैं हमारे देश में किस तरह से डिस्प्यूट हो रहा है। चाइना बैठा हुआ, पाकिस्तान बैठा हुआ, लगातार गलवान घाटी का इंसिडेंट हो रहा है, तो रक्षा बजट को बढ़ाइए। और संचार और विज्ञान के क्षेत्र जिसमें 60,000 करोड़ का निवेश हुआ था पिछले वर्ष, 60,000 करोड़ खर्च हुआ था, उसको बढ़ा करके 3 लाख करोड़ खर्च कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इनोवेशन की आवश्यकता है, हमें नए नए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, हमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। R&D पे मैंने कई बार बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार को काम करना चाहिए। तो राइटर का भी कहना है कि जो 60,000 करोड़ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, विज्ञान पे खर्च कर रहे हैं, उसको बढ़ा करके 3 लाख करोड़ कीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सके, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, विज्ञान के सेक्टर में अधिक से अधिक जुड़ सके और भारत को डेवलप कर सके। देखो यहाँ पे जो डिस्कस मैंने किया है भरत झुनझुनवाला का, कुछ पॉइंट लेकर मैंने डिस्कस किया है, सारे पॉइंट तो मैं डिस्कस नहीं कर सका हूँ, लेकिन इसको आप लोग खुद से पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। बहुत सारा और अन्य पॉइंट इन्होंने चर्चा किया है, इसको खुद से एक बार पढ़ें। बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आखिर राइटर का क्या कहना है कि बजट में क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए।
अब देखो एक बार इनको भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो उसी पे एडिटोरियल दिया हुआ। अब देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि ये टॉपिक जो है खास करके महिलाओं को लेकर के सरकार की क्या रणनीति रही है, बुजुर्ग को लेकर के सरकार की क्या रणनीति रही है, और बच्चों को लेकर के सरकार की क्या रणनीति रही है। ये आपके सोशल सिक्योरिटी का एक टॉपिक है, आपका सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, उसका एक पार्ट है। महिला, बुजुर्ग और बच्चा, इसको लेकर के सरकार की क्या रणनीति रही है, क्या पॉलिसी रही है, और आपको क्या करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देख सकते हैं, आपके एसए में भी काम देगा, जीएस पेपर 2 में भी काम देगा, और 3 में भी काम दे सकता है, एथिक्स में भी काम दे सकता है, राइट। और जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी है वहाँ पे भी आपको हेल्प कर सकता है। तो काफ़ी वर्सटाइल टॉपिक है, बहुत जगह आपको हेल्प कर सकता है। अब देखो कोयला क्षेत्र में जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा शुरू हुआ है। सिंगल विंडो मतलब क्या होता है कि हर एक सिंगल मतलब क्या होता है, सिंगल विंडो मतलब एक विंडो है और यहाँ से ही हर एक चीज़ हम प्राप्त कर लें। इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त करना है तो हम इसी जगह से प्राप्त कर लेंगे, राइट। मतलब एक सिस्टम होगा, एक पर्टिकुलरली वेबसाइट होगा जहाँ से हम सारा का सारा चीज़ प्राप्त करें। हमको जो है अप्लाई करना है किसी खान के बारे में तो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। या कोई अन्य सर्टिफिकेट प्राप्त करना हो तो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंगल विंडो मतलब होता है एक ही जगह से हर एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, हर एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना, हर एक चीज़ें प्राप्त करना, उसी को कहा गया सिंगल विंडो सिस्टम। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार हमने डिस्कस किया है कि देखो आपको समझना होगा, मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज़ादी के बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कमा, ग्रोथ रेट कमा, निश्चित तौर पे कमा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आज़ादी के समय हमारा वेटेज था वो काफ़ी कम हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे देश में जो है सेवा सेक्टर में जो है हमारा देश उन्नति किया है। सर्विस सेक्टर में जो तीसरा पार्ट है एक, उसमें काफ़ी उन्नति किया है और इसमें जो है भारत का वेटेज बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ पे आज़ादी के समय में था जितना योगदान, लगभग उसी के आसपास आज भी योगदान है या उससे थोड़ा सा कम है। मतलब आज़ादी के आसपास लगभग 20-22% के आसपास योगदान था, आज जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17% है। तो सरकार का टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम डेवलप करें। चीन विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, भारत को भी विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना होगा। यूपीएससी एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था, क्या बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान दिए हुए भारत डेवलप कर सकता है? इसी तरह का क्वेश्चन था, बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दिए हुए क्या भारत डेवलप कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा टारगेट है 2000, अभी 17% है हमारी जीडीपी में योगदान, और 2025 में इसे 25% करना था। तो इसके लिए सरकार एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसमें सरकार जो है कुछ सेक्टर को सिलेक्ट किया और उस सेक्टर में जितना प्रोडक्शन वो सेक्टर करेगी उसके आधार पे उसको जो है सब्सिडी दिया जाएगा। मान लो कोई कंपनी, सरकार अगर इस्पात सेक्टर में जो है पीएलआई दे रही है, तो इस्पात सेक्टर में कोई कंपनी मान लो जितना अधिक प्रोडक्शन करेगा उतना उसको अधिक इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसका कहा गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया। अब देखो ये जो न्यूज़ है इसमें चूंकि बजट आने वाला है तो यहाँ पे बजट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन चर्चा होता है, तो इसको भी जरूर देखें, प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं। अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कंपनसेशन के लिए 6,000 करोड़ जारी। जीएसटी क्षतिपूर्ति होता क्या, जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है, ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, उसको जाकर के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 महीना पहले बनाया था मैंने वीडियो और आज भी ये टॉपिक प्रासंगिक है। एनपीए के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और आरबीआई का कहना है कि एनपीए दुगुना हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना के समय में है काफ़ी लोगों को लोन दिया गया था और वो लोन चुकाने में असमर्थ हैं, कई कंपनी बंद हो चुकी है, तो एनपीए दोगुना होने के आसार हैं। इसको भी देख सकते हैं कि नेपाल का बासमती
पर दावा भारत के जीआई आवेदन को चुनौती। जीआई टैग के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। जीआई टैग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सॉरी। इसको भी एक बार देख सकते हैं। और ये भी आप जरूर देखें कि भारत में 7 महीने में पैदा हुआ 32,996 टन कोविड कचरा। कोविड का जो कचरा है, जैसे मान लो पीपी किट वगैरह कचरा हो गया या मेडिकल कचरा हो गया, तो वो सब अगर मिला दिया जाए कोविड से रिलेटेड कचरा, तो 32,996 करोड़ टन कचरा कलेक्ट हुआ पिछले 7 महीने में। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।